स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इसे अपन कह सकते हैं प्रारंभिक विद्युत, है ना। तो इसी से हम बात करेंगे। अपने वीडियो जो रहेंगे ये फ्रेंड्स कंटिन्यू वीडियो रहेंगे। बीच में गैप लग गया था, मानता हूँ मैं उस चीज़ को, वो कोई कारण था, किसी कारणों की वजह से बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। लेकिन आप मेरा मनोबल बढ़ाते जाइए, वीडियो को शेयर वगैरह करते जाएंगे, मनोबल मेरा बढ़ता रहेगा, मोटिवेशनल मेरे को मिलता रहेगा, तो मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए विद्युत धारा के बारे में अपन समझते हैं कि विद्युत धारा एक्चुअल में होती क्या है, विद्युत धारा क्या है, क्या नहीं है और क्यों है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, अपना एक तरीका होता है धीरे धीरे से पढ़ाना, क्योंकि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से ही आना है। जो काम देखो धीरे धीरे हो जाता है ना, कोई भी काम वो तेजी में नहीं होता। और कहते हैं कि जिस काम में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मज़ा उसी में आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ विद्युत धारा की। देखो भाई, विद्युत धारा की अगर डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूँ तो विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे न तो अपन खर्च कर सकते, यानी कि इसको अपन खर्च नहीं कर सकते, इसका क्षय नहीं किया जा सकता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि उसमें ऊर्जा में बदला जा सकता है इसको, है ना, रासायनिक की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसे इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, किंतु इसका खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह, है ना भाई, आवेश प्रवाह की जो दर रहेगी उसे विद्युत धारा कहा जा सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। पूछ सकता है, जैसे कि ITI की रिटन एग्जाम होती है उसमें पूछ सकता है, लेकिन जैसे कि आपके रेलवे टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट हो गया, कोई भी विद्युत संबंधित, जैसे कि JVVNL है, तो विद्युत विभाग संबंधित कोई भी अगर एग्ज़ाम हो रही है, DMRC की एग्ज़ाम हो रही है, दिल्ली मेट्रो की एग्ज़ाम हो रही है, तो उनमें क्या है ना, ऑप्शनली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑप्शन में आंसर देना, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जानकारी के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। तो मैं बात कर रहा था कि विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा एक इस प्रकार की एनर्जी, एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसका हम क्षय नहीं कर सकते, यानी कि उसे खर्च नहीं कर सकते, किंतु एक अवस्था से, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे चुंबकीय ऊर्जा होती है, उसमें अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे वैज्ञानिक थे और सभी का अलग अलग मत था। सबसे पहले विद्युत की जो खोज की थी वो किसने की, किसने नहीं की और क्यों की, कैसे की, वो सारी चीजें हम देखते हैं। देखो भाई, एक यूनान का एक वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक था। कहाँ का? यूनानी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक जो विद्युत की खोज की थी, जिसे स्थिर विद्युत का रूप कह सकते हैं अपन, नाम दिया गया, तो विद्युत की खोज एक यूनानी वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था भाई? यूनानी। ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है, जब एक यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था फ्रेंड्स? थेल्स। थेल्स नाम का वैज्ञानिक जो था, इसने विद्युत की खोज की, किंतु जो इसने विद्युत की खोज की वो स्थिर विद्युत थी। कौन सी भाई? स्थिर विद्युत थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो स्थिर विद्युत की इसने खोज की, तो जो ये स्थिर विद्युत थी, इसका व्यावसायिक रूप से इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात कि इसको ट्रांसमिशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा नहीं जा सकता था। इसलिए ये जो विद्युत थी, जो स्थिर विद्युत थी, ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, यानी कि अधिक काम की नहीं रही। इसके बाद ये यूनानी वैज्ञानिक जो था थेल्स, इसने स्थिर विद्युत की क्या कर दी? खोज।
इसके बाद जो आया लगभग 19वीं सदी में, 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वोल्टा। क्या नाम था भाई उसका? वोल्टा। मैं बात कर रहा हूं अब वोल्टा की। तो वोल्टा नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया ना, इसने एक एबोनाइट की छड़ ली। किसकी छड़ ली? एबोनाइट। में थोड़ा सा इधर आपको समझा देता हूं। जैसे कि माना कि मेरे पास ये एक छड़ है और ये छड़ है एबोनाइट की। किसकी भाई? एबोनाइट। देखो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे। वो कारण ये था कि आप सभी को इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि रेलवे में मैं लगभग 3.5 साल से कार्यरत हूँ और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पे मैं कार्यरत हूँ। तो मैं पहले सोचता था कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा। मैं फ़िलहाल झारखंड में टाटानगर जमशेदपुर एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। तो मैं सोचता था यहाँ से मैं ट्रांसफ़र लूँगा, म्यूचुअल ले लूँगा, उसके बाद मैं वहीं अपना सेटअप करूँगा। इधर मेरे को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी, इसी में मेरा टाइम निकल गया। वो मैं और फिर अभी मेरा ग्रेड 2 में हुआ तो मेरे को लगा कि मुझे इधर ही रहना है, लगभग ज़्यादा नहीं तो 1 साल रहना है। एक इंक्रीमेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो इसी कारण मैं सारा सेटअप, ये बोर्ड वगैरह सब ले आए। आपको जो रोज़ वीडियो जो भी मेरे से हो पाएगा इतना मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए कमेंट्स करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसने क्या किया, हम बात कर रहे हैं वोल्टा की। वापस इसी पे आ जाओ। सब्सक्राइब को छोड़ो, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सब्सक्राइब होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, लाइक मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ठीक है। हाँ, तो वोल्टा नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ लेके इसने क्या किया, रेशम का एक टुकड़ा था। अब रेशम का कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, रेशम का ये कपड़ा था। क्या था? कपड़ा। और किसका था भाई? रेशम का। रेशम का जो कपड़ा है, इसको दोनों को आपस में घिसने लग गया। मतलब इन दोनों को रगड़ा। एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उसके बाद उसने क्या पाया कि ये जो एबोनाइट की छड़ थी वो कागज के टुकड़ों को, किसको भाई? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, यानी कि खींच रही थी। कौन खींच रही थी? एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ अगर कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही है तो इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हुई, इसने एक एनर्जी जनरेट किया। उस एनर्जी के कारण ही तो ये जो कागज के टुकड़े हैं इनको अपनी ओर खींच रही है। तो वोल्टा ने सोचा, यार जब ये छड़ इनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो इसमें एक बल उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो इसको अपन एक इसके आधार पे, वैसे इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, उसने इसकी परिभाषित किया था। लेकिन ये जो काम करने वाला था ना, वो करने वाला था वोल्टा, न कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन जो फ्रैंकलिन था उसने इसको परिभाषित किया था कि ऐसे ऐसे एबोनाइट की छड़ ली। किसने ली? वोल्टा ने ली। और उसने रेशम के कपड़े पे रगड़ा तो वो एबोनाइट की छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही थी। तो उसने इसमें देखा कि इसमें एनर्जी है। उसी के बेस पे उसने क्या कर दिया, विद्युत धारा, जो कि चल विद्युत, कौन सी विद्युत? चल विद्युत, यानी कि विद्युत धारा इसने उत्पन्न कर दी। और वो जो विद्युत थी वो थी चल विद्युत। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक स्थिर विद्युत बताया, एक मैंने चल विद्युत। तो विद्युत के मुख्य रूप से कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। एक चल विद्युत हो गया, एक स्थिर विद्युत हो गया। स्थिर विद्युत कारगर साबित नहीं हुई, अच्छी नहीं थी, यानी कि इसका व्यावसायिक रूप पे कोई यूज नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको यहीं पे अपन रोक देते हैं। इसको हम ज़्यादा आगे पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। इसको केवल इतना देखना आपको कि इसकी खोज जो की थी वो थेल्स ने की थी। अब ये वोल्टा नामक जो चल विद्युत की खोज की, ये इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो एक जो भाग था वो था एसी और एक था डीसी। देखो भाई, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यानी कि एसी अल्टरनेटर करंट, इसे आप प्रत्यावर्ती धारा
जो कि हिंदी में आप कह सकते हैं, और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसे आप हिंदी के अंदर दिष्ट धारा भी आप इसे कह सकते हैं। दिष्ट धारा हिंदी में आप कहोगे इसको। तो ये एसी और डीसी है ना, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होगी, बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो भाई, जो ये विद्युत धारा जो है, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी कोई गति होगी, इसकी कोई चाल होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी चाल कितनी है, इसकी गति कितनी है। तो मैं अगर आपको कहूं कि याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैं आपको ये बोला कि ये है, याद रख लेना। तो देखो, याद रखने से ही कोई मतलब नहीं है, इस चीज को समझना भी चाहिए कि 3 × 10⁸ जो है ये एक साइंटिफिक मान है। देखो होता क्या है, सबसे बड़ी गलती, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे, सनम तुझे भी साथ में ले डूबेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है कि जब गलती हो जाती है तो नेगेटिव मार्क्स करते हैं, जैसे कि 1/3 होता है किसी में 1/4 भी रहता है। तो जैसे कि टेक्नीशियन वगैरह जो एग्जाम है, ये एलपी की एग्जाम है, उसमें 1/3 होता है, यानी कि 1/3। 3 क्वेश्चन गलत, 1 सही भी गया। हम तो डूबे जो डूबे, सनम तुझे भी साथ में ले डूबे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गलती कैसे होती है। गलती ऐसे होती है कि आपने पढ़ लिया, मैंने बता दिया कि विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास जैसे कि ऑप्शन में ए ऑप्शन आपको पता नहीं क्या दे दिया, ठीक है, ए ऑप्शन आपको कुछ और दे दिया, बी ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन आपको दे दिया 3 × 10⁸, और यहां पे कुछ मात्रक जो है वो नहीं लगाया, केवल ऐसे ही छोड़ दिया। बी ऑप्शन आपको दे दिया 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। एक आपको सी ऑप्शन कुछ और दे देगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जैसे कि आपको दे दिया 5 × 10⁸। डी ऑप्शन सपोजली आपको डी ऑप्शन दे दे कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अरे हमने तो पढ़ रखा है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। तो आप या तो इसको करोगे, और देखो पहली बात तो वो ऐसा देगा ही नहीं, वो क्या करेगा यहां पे और कुछ कर देगा, जैसे 13 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको निश्चित तौर पे ये लग जाए कि नहीं आंसर तो यही है 3 × 10⁸, जबकि यहां पे कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये मीटर है, किलो है, क्या है। जब तक किसी के पीछे आप मात्रक नहीं लगाते हैं कि ये चीज है क्या, तब तक किसी को क्या मालूम चलेगा। तो इसलिए ये भी आंसर गलत होगा, ये भी आंसर गलत होगा, ये भी गलत होगा, आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जबकि अधिकांश बंदे जो इसको रटे हुए हैं वो करके आएंगे यहाँ पे ए, और माइंडली ये भी सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन मेरा क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। अपन सोचते हैं, बाद में देखते हैं अरे यार ये गलत कैसे हुआ, फिर उस पर ऑब्जेक्शन डालते हैं। अरे भाई देखो, इस चीजों को समझना जरूरी है, मैं ये कहता हूं समझना जरूरी है ना। तो समझते हैं हम। मैं बात कर रहा था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो वेग होता है, यानी कि इसकी जो चाल होती है वो क्या होती है, तो चलो उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं चाल की बात करूं तो सीधे शब्दों में लिखूंगा तो मैं यही लिखूंगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको मैं समझाऊंगा। देखो होता क्या है कि ये एक साइंटिफिक मान है, ये गणितीय मान नहीं है, ये एक साइंटिफिक मान है। और साइंटिफिक मान को यदि आप गणितीय मान में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 3 × 10⁸, देखो 8 है, मुझे ये बताओ 10⁸ का मतलब होता है 10, सही। 10⁸ का मतलब होता है 100। मैं आपको ये सिखा नहीं रहा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। देखो भाई आराम आराम से पढ़ना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य तो यही है ना। अब यहाँ पे 10⁻3 समझ के, तो 10⁻3 है तो इसका मतलब है 1000। तो एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पे अगर पावर 1 है तो 0 भी 1 है, पावर 2 है तो 0 भी 2 है, और पावर यदि 3 है तो 0 भी कितनी है 3। 10 की पावर यदि आप 4 करते हो तो 0 भी आपको कितनी लगानी होगी 4। सही बात है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 की घात जो है वो 8 है, तो इसका मतलब इस 1 के आगे कितनी जीरो लगनी चाहिए 8। चलो 8 जीरो लगाते हैं।
एक तो लगा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8, सही है। यह है विद्युत धारा की चाल मीटर प्रति सेकंड में, यह है मीटर प्रति सेकंड में। मुझे यह बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सब 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, मैं आपको कहूं कि 1000 मीटर को आप किलोमीटर में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे कि 1000 में 1000 मीटर का भाग दे दो, 3 0 से 3 0, तो ये लो जी 1/1 यानी कि 1, तो 1 किलोमीटर आ गया। मैंने इसको किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया, ये मीटर था लेकिन मैंने किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें भाग किसका दिया? 1000 का। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। देखो, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी आपको कह सकता था कि 1000 का भाग दे दो, आ जाएगा, लेकिन हर चीज़ आपको कंप्लीट करनी चाहिए। देखो, किसी किसी को समझ में पहले से आ गया होगा, किसी को नहीं आता, हर कोई समान नहीं होता। अपनी यूट्यूब फैमिली पे लगभग 50-60 हज़ार की सदस्यता है। अपनी फैमिली 50 हज़ार की एक फैमिली है, तो उस पर 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग पकड़ होती है, सब कोई की एक जैसी पकड़ नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 1000 का भाग देने से, तो 3 0 से 3 0 कट गई, बच गई कितनी जीरो भाई? 5 0। तो हम कह सकते हैं, ये देखो, अब ध्यान रखना, ये मीटर नहीं लगाना, अब किलोमीटर लगाना है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 के आगे कितनी जीरो? 5, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यही तो कंफ्यूजिंग हो जाती है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में विद्युत धारा 3 लाख किलोमीटर गति तय कर, दूरी तय कर लेती है। 3 लाख किलोमीटर मात्र 1 सेकंड में। ये जो वेग है ना, सेम टू सेम प्रकाश, जो प्रकाश का वेग है, सूर्य के प्रकाश का वेग, मैं बात कर रहा हूं सूर्य के प्रकाश, उसका जो वेग है ना, वो भी यही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किंतु आपको अधिकांशतर यही आंसर मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये एक गणितीय मान है, ये एक गणितीय मान है। फिर भी यदि अगर आपको मिल जाता है तो ध्यान रखना 3 लाख देख लेना, और 3 लाख अगर देखते हो तो किलोमीटर देख लेना, अन्यथा मीटर में रहेगा तो ध्यान रखना कि इस 3 के आगे 5 नहीं बल्कि 8 0 रहेगी। ठीक है, तो ये थी इसकी चाल, यानी कि जो अपनी विद्युत धारा है इसकी ये चाल थी। चलो अब आगे बात करते हैं। ये चाल कंप्लीट हो गई, ठीक है, चाल कंप्लीट हो गई, ये साइंटिफिक मान है। अब मैं बात करता हूं कि विद्युत जो धारा है, देखो विद्युत धारा ना, किसी ने टच किया, किसी ने भी टच किया, तो सीधा रास्ता आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग का रास्ता ये दिखा देती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि विद्युत धारा कितने वोल्टेज की है और कितने समय के लिए व्यक्ति से ये गुजारी जा रही है ना, तो खतरा भी है इससे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि विद्युत जो धारा है, या आदमी की जो मानव है या फिर मनुष्य है, ह्यूमन जो बॉडी है, उसके अंदर से कितने समय के लिए कितनी धारा अगर गुजारी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए, या कौन सी धारा अपने लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकती। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि 90 वोल्टेज की जो धारा रहेगी, 90 वोल्टेज की धारा यदि किसी व्यक्ति से गुजारी जाती है तो उस व्यक्ति को एक हल्के से झटके का अनुभव होगा। देखो मृत्यु नहीं होगी, बिल्कुल पकड़ेगा भी नहीं करंट उसको, है ना, उसको एक झटके का अनुभव होगा। इसी कारण आपने देखा होगा जो जलयान होते हैं, जलयान बोले तो जहाज, है ना भाई, जहाज वगैरह ये सब, पनडुब्बी हो गई, जलयान, थलयान, थलयान बोले तो जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, ये सब है ना। तो थलयान और वायुयान, वायुयान आप जानते हैं, है ना, तो वायुयान जो रहेंगे इन सभी में वोल्टेज जो रहेगा वो 110 वोल्टेज रहेगा, ताकि किसी को जान की हानि नहीं हो सके। यानी कि कोई अपने जैसे कि ये जो 110 वोल्टेज की जो धारा है, इससे मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि जो भी जलयान, थलयान और वायुयान रहते हैं, इनमें हमेशा डीसी धारा होती है। कौन सी होती है? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, डीसी धारा रहती है और 110 वोल्टेज रहता है, तो ये मानव के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आदमी मर कब जाएगा, है ना भाई, तो मरेगा तब। देखो ये डिपेंड करेगा टाइम पे और धारा पे। मैं ये कहूँगा कि 10 मिली एम्पियर, कितनी एम्पियर?
10 मिली एम्पियर की धारा व्यक्ति के अंदर से 3 से 4 सेकंड, 3 से अगर 4 सेकंड के लिए गुजार दी जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, ठीक है। वो स्वर्ग सिधार सकता है। मैं यहाँ पे स्वर्ग सिधार जाएगा या मृत्यु हो जाएगी वैसी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं हो सकती है, पॉसिबिलिटी। देखो, होगी और हो सकती है, इसमें बहुत अंतर है। मैंने ये क्यों कहा कि हो सकती है, इसलिए कहा क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा वो धारा को अपने में से होके कम गुजरने देगा और वो कुछ और समय जीवित रहेगा, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा मरने में, ठीक है। बाकी मरना तो है ना भाई, टाइम लेगा थोड़ा लेकिन मरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रतिरोध होता है और इसी कारण डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि नॉर्मल आदमी में यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड के लिए गुजार दी जाए तो व्यक्ति की मौत हो सकती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी अपनी एक कंप्लीट हो गई, ठीक है, यानी कि कितनी धारा गुजारी जाए, कितनी धारा नहीं गुजारी जाए। चलिए, अब ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि देखो भाई, जो ये विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा, इसको गुजरने के लिए कोई माध्यम चाहिए। माध्यम बोले तो कोई पदार्थ चाहिए। तो कौन कौन से पदार्थों से होके गुजरती है, यानी कि जिनमें से अच्छे तरीके से चलती है उन्हें सुचालक कहा जाता है ना भाई, और जिनमें ये नहीं चलती है उन्हें कुचालक कहा जाता है। जिनमें प्रतिरोध का मान रहता है और धारा गुजरती तो है लेकिन कम गुजरती है, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी के बारे में अपन देखेंगे। पहले अभी हम जितना देख रहे हैं वो आप थोड़ा सा देखते जाइए, आराम से धीरे धीरे समझना है। तो ये चीजें अपनी अब कंप्लीट होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत धारा जो गमन करेगी, देखो वैसे मैं बात करूं कि ये एक पदार्थ में से गुजरेगी, और पदार्थ की अगर बात करूं, देखो इसको आपने छाप लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और मैं बात थोड़ी सी पदार्थ के ऊपर आ गई तो पदार्थ के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर से पदार्थ का बहुत बड़ा रोल होता है एक, है ना। तो पदार्थ, चलिए यहाँ पे अपन पदार्थ एक पॉइंट डाल दे रहे हैं और इसके बारे में अपन समझते हैं। पहले समझो, देखो प्रकृति पे स्वतंत्र रूप से जो कुछ भी पाया जाता है, कुछ भी, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ। पदार्थ वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार मुख्य रूप से। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 ही प्रकार के होते हैं, नहीं, पदार्थ तो वैसे 6 प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि एक पदार्थ है प्लाज्मा, तो सूर्य और विभिन्न तारे इन चारों अवस्था में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में भी पाया जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे 3, है ना भाई, क्यों? क्योंकि और कोई अपने काम के नहीं है ना, अपने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है नहीं है। देखो पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, चौथा रूप प्लाज्मा होता है। अगर कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विभिन्न तारे और सूर्य किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो आपको बताना चारों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। लेकिन यहां पे मैं सबसे बात करूं ठोस, ठोस जिसको अपन मेटल बोल सकते हैं। ठोस होता है, एक द्रव होता है ना भाई, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, है ना। एक गैसीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब आप समझते हो, सब कुछ पढ़ रखे हो कि ठोस पदार्थ क्या है, द्रव पदार्थ क्या है, गैस पदार्थ क्या है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। इनके बारे में हम कुछ और देखेंगे। और क्या देखेंगे? देखो भाई, जैसे कि ठोस पदार्थ, मैंने यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा लिया, एक लोहा ले लिया मैंने, है ना भाई, ये मैंने एक लोहा ले लिया। यहां मैं अगर द्रव की बात करूं तो यदि द्रव की बात करूं तो मैंने यहां पे जैसे कि एक बाल्टी ली, ये मैंने एक बाल्टी बना दी। इस बाल्टी में अपन ने पानी भर दिया। देखो भाई, ये मैंने क्या भर दिया? पानी, ठीक है। ये इसमें पानी भरा हुआ है इस बाल्टी में। और गैसीय पदार्थ जो कि एक वायु का रूप होती है, गैसीय पदार्थ, माना कि ये गैसीय पदार्थ है ना,
ये गैसीय पदार्थ है। टंकी में भी भर सकते हैं आप इसको, किसी पात्र में भर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी होती है, सीएनजी वगैरह, ये जो गैसें होती है वो सब एक टंकी में भरी हुई रहती है, तो आप उसमें भी भर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐसे ही येलो इंडिकेट कर दिया है ना, आपको समझना चाहिए। देखो समझ आ जानी चाहिए, उन चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं कौन सा यहाँ पे ड्राइंग का टीचर हूँ जो ड्राइंग अच्छे से बनाऊंगा तो वो रहेगा ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये गैसीय पदार्थ है। अब देखो समझने वाली बात ये है, मुझे ये बताओ कि ये जो लोहा है ये इतना टाइट होता है, इतना मजबूत होता है कि आप इसके अंदर से हाथ नहीं निकाल सकते। आप इसमें से कोई वस्तु डालना चाहेंगे, अधिक फोर्स से डालेंगे वो बात अलग है, लेकिन यदि जैसे कि मैं ये मार्कर इस लोहे में से डालना चाहूँ तो ये नहीं जाएगा। ये बोर्ड है, ये भी एक ठोस पदार्थ है, इसके अंदर से भी मार्कर दूंगा नहीं जाएगा। क्यों? ये ठोस पदार्थ है। अच्छा ठोस पदार्थ है तो नहीं जाएगा, क्या कारण है, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई साहब इसके अंदर जो भी अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। इनके मध्य आकर्षण बल क्या पाया जाता है? अधिक। देखो जो पदार्थ होता है ना, ये भाई अणु और अणु से मिलकर बनता है। अब आप कहोगे दो ही अणुओं से बनता है क्या? नहीं, दो या दो से अधिक अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? पदार्थ का। अब आप कहोगे अच्छा तो ये अणु किससे बनता है? तो ये जो अणु बनता है ये बनता है परमाणु प्लस परमाणु से। अब इसकी भी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, या फिर दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु। मैं ये भी कह सकता हूं अणु मिलकर पदार्थ बना रहे हैं और परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु। अब ये परमाणु भी किसी से बनता होगा, इसकी पूरी संरचना अपन देखेंगे। परमाणु बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले थोड़ा ये देख लेते हैं ना। परमाणु हम ये अपना ये होल्ड पर रख दिया अपने, इसको बिल्कुल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोहा, मैंने क्या कहा कि इसमें अगर आप हाथ डालना चाहोगे नहीं डलेगा, क्योंकि इसके मध्य जो अणु होते हैं इनके मध्य आकर्षण बल, खिंचाव बल बहुत ज़्यादा होता है, ये चिपके हुए रहते हैं। अब देखो एक लवर, जैसे कि दो व्यक्ति है, मैं एग्जांपल की, क्योंकि ऐसी वाली चीज़ें ना आपको बहुत जल्दी याद होगी। कोई भी दो लवर है, उनके मध्य यदि आकर्षण बल ज़्यादा है, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों बस सारे दिन चिपके ही रहते हैं, सारे दिन फ़ोन पे लगे हुए हैं, चिपके हैं, तो मुझे ये बताओ कोई तीसरा व्यक्ति इनके बीच दखलंदाजी कर सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच इतना प्यार है, ये दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। तो दूसरे को मौका कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा है। सही बात है। वैसे ही जल में यदि आप हाथ डालते हो, लिक्विड चीज़ में अगर हाथ डालते हैं तो उसमें जो अपना हाथ है वो थोड़ा आसानी से चला जाएगा, यानी कि हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना होगा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा पाया जाता है। रिक्त स्थान ज्यादा, और इनके मध्य जो अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल कम पाया जाता है, आकर्षण बल कम रहता है, इसलिए तो ये चिपके ज़्यादा नहीं रहते, है ना भाई। तो ये टाइम पास वाले आदमी इसको आप कह सकते हो। तो ये इनके मध्य अगर अपन हाथ डालेंगे चला जाएगा, क्योंकि इनके मध्य ज़्यादा प्यार नहीं है। दूसरी बात करें इनकी तो भाई साहब ये तो वाइफ एंड हस्बैंड है। क्यों? क्योंकि इनको अगर दोनों को अलग अलग छोड़ दिया जाए, यानी कि इनको खुला छोड़ दिया जाए ना, तो ये पास तो आने की अलग बात है, ये दूर दूर भाग जाएंगे, है ना। तो ये वाइफ एंड हस्बैंड है, ये पक्के नए लवर हैं, ये मीडियम साइज आ गए, और इनका अभी शादी हुए बहुत टाइम हो गया ना, तो इनका तो सिस्टम ये है कि ये बस दूर दूर हो जाएंगे ना, तो इनके मध्य आकर्षण बल पाया ही नहीं जाता। ये तो मजबूरी में साथ रह रहे हैं, इनकी मजबूरी है इसलिए साथ रह रहे हैं, लेकिन इनमें आकर्षण बल नहीं पाया जाता गैसीय पदार्थों में, है ना। तो ये चीज़ अपन ने देख ली। अब सुनो, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, मुझे लगता है ये आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत अच्छी चीज़ बताई मैंने, ना। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लोहा है, सोचो कि इसमें जैसे कि 5 kg वजन है। कितना वजन है? 5 kg। इसका जो द्रव्यमान है, जैसे अपन मास से इंडिकेट करते हैं ना, तो इसका वजन 5 kg है। अब ये लोहा जो है इसमें वजन 5 kg है। आप इसको इंडिया से पाकिस्तान ले जाएंगे, पाकिस्तान ले जाएंगे, कौन सी जगह ले जाएंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान याद इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी शम्मा हैदर का
मामला नया नया है तो चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा याद आ गया। बाकी आप पाकिस्तान नहीं कहीं और भी जगह ले जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान अगर इसको ले जाते हैं तो क्या इस लोहे का वजन यहाँ इंडिया में अगर 5 kg था तो पाकिस्तान में इसका वेट जो रहेगा, इसका जो द्रव्यमान रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं, अब भाई 5 किलो यहाँ है तो 5 किलो ही वहाँ रहेगा, चेंज कैसे हो सकता है? अरे उसमें से कोई बीच में थोड़ी ना रख लिया भाई, उसका जितना वजन रहेगा उतना ही रहेगा। आप उसे पाकिस्तान के आप तो कहीं भी ले जाओ, आप चाहो तो उसको अंतरिक्ष में भी ले जा सकते हैं। हाँ, अंतरिक्ष में आप कहोगे कि साहब अंतरिक्ष में तो किसी का होता ही नहीं है, वजन नहीं होता। अरे वजन होता है, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वो भार में कमी आती है, वो भार कहते हैं। भार चेंज हो सकता है किंतु द्रव्यमान वही 5 kg रहेगा। अरे 5 kg यहाँ है तो वहाँ भी 5 kg ही रहेगा। दूसरी बात देखो, पहली चीज इसमें बदलता क्या नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बदलता, परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। क्या क्या नहीं बदलता? तो ठोस पदार्थ में एक तो हमने देखा द्रव्यमान, जिसे अपन मास यानी कि m से इंडिकेट करते हैं। तो एक तो द्रव्यमान इसका परिवर्तित नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहता है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, कौन सी भी जगह ले जा सकते हो। दूसरी अगर बात करें तो मुझे देखो एक एक चीज में समझा कि डायरेक्ट भी मैं कह सकता हूं कि द्रव्यमान, आकार, आयतन इसका चेंज नहीं होगा, मैं ये भी कह सकता हूं। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे, मुझे बार बार ये चीज नहीं कहनी पड़े। आपको अगर लगता है बोरिंग लग रहा, वैसे नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लगेगा, है ना, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं कि मुझे तो स्पीड में ज़्यादा चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, देखो अब मैं बात करूं कि इसका जो आयतन है, सपोज करो कि ये लोहे की एक पत्ती नुमा एक पतली सी चादर है, ठीक है, चद्दर है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसकी हाइट जैसे कि 2 फीट है और चौड़ाई 4 फीट है। हाइट 2 फीट है, चौड़ाई कितनी है? 4 फीट। अब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया अगर बात करूं तो 2 × 4 = 8। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, तो 8 मीटर इसका क्या आ गया? सरफेस एरिया। मैं इसको अगर कहीं भी लेके जाऊं, पाकिस्तान सीमा हैदर के घर पे लेके जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो देखो वैसी कोई बात नहीं है, मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूं, वैसी कोई बात है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी अगर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एरिया था वो था 8 मीटर। तो इसको कहीं भी लेके जाएंगे, इसका आकार चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, इसका आकार चेंज नहीं होगा जब तक इस पर बाह्य बल कार्यरत न हो। आप कहोगे कि साहब मैं वहां ले जाके इसको गर्म कर दूंगा तो ये लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, आप गर्म करोगे तब ना होगा, आपने इस पर कुछ बाह्य बल यानी कुछ क्रियाएं की, आपने इसमें कुछ किया इसलिए, अन्यथा ऐसे तो नहीं होता। तो हमेशा जो ठोस पदार्थ होता है उनका द्रव्यमान और आकार, क्या भाई, आकार नियत रहता है। इसके अलावा क्या नियत रहेगा? तो देखो यहाँ पे टोटल इसका सरफेस एरिया 8 मीटर का है। अगर मैं इसी छड़ को क्या किया, मैंने 20 से इधर से काट दिया और काट के मैंने इसको लंबा जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। मैंने 20 से काटा, तो 20 से काटा तो यहाँ ये 4 था, लेकिन अभी इतना, इधर कितना रह गया? 2। पहले ये 2 था, लेकिन ये जो 20 से काटा इसको उठा के मैंने यहाँ जोड़ा तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, यानी कि अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4। फिर से आप इसका एरिया निकालोगे तो वही 4 × 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना भाई, तो 4 × 2 = कितना आएगा? 8। मतलब इसके आयतन में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। आप कहीं भी इसको ले जाएंगे तो इसका जो आयतन है वो भी आपका चेंज नहीं होगा, आयतन। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो भार इसका चेंज होगा, भार आप कहीं भी ले जाओगे, भार हर चीज का चेंज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें क्या नियत रहता है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाए द्रव्यमान, आकार, आयतन, ये सभी, तो आपका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, तो ये चीज देखिए हमने ठोस के बारे में। अब हम देखते हैं लिक्विड के बारे में, जो द्रव पदार्थ है इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये इसको तो हटा देते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए किया था। तो देखो भाई मुझे ये बताओ, वजन इसमें मान लीजिए 2 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 2 लीटर। आप इसको कहीं भी ले जाओ, बाहर ले जाके एक अलग से पात्र में आपने सपोज ली, जैसे कि ये थोड़ा इस टाइप का पात्र है, इस टाइप का, है ना, एक तसल्ला टाइप जो आप इसे बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से
या फिर प्लेट आप बोल सकते हो। प्लेट में मैंने इस गिलास के पानी को या कोई भी पानी है इसको मैंने एक प्लेट में डाला, तो यहाँ 2 लीटर था, तो प्लेट में डालने से क्या ये 1.5 लीटर हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये तो 2 ही लीटर रहेगा। तो मतलब इसकी जो क्वांटिटी थी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब इसके द्रव्यमान में, इसके वजन में कोई चेंजिंग नहीं आया। ये जितना ही इसमें था जितना ही इसमें रहेगा, यानी कि इसका भी द्रव्यमान, वजन निश्चित रहेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका आकार जो है, देखो अभी तो ये शंकुनुमा आकार है ऐसे, लेकिन प्लेट में डालोगे तो ये ऐसे फैल जाएगा। तो इसका आकार पहले तो ऐसे था, अभी फैल गया, तो इसका जो आकार फैल गया, तो आकार पहले वाला तो नहीं है ना, तो इसका आकार क्या हो गया? बदल गया, है ना भाई। तो आकार इसका बदल जाता है। लेकिन अगर इसका टोटल सरफेस एरिया, जहां माना कि यहाँ पे 20 सेमी है ना, टोटल एरिया, आयतन, यानी कि जितनी जगह यहाँ पे घेर रहा है उतनी ही जगह ये प्लेट में घेरेगा, भले ही चौड़ाई में। तो टोटल इसका अगर सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि पानी उतना ही है, पानी जितना इसमें है जितना इसमें है, तो उसका जो आयतन रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा? समान। आप इस पानी को कहीं भी लेके जाओ लेकिन इसका आयतन चेंज नहीं होने वाला। तो मैं ये कहूंगा कि जो द्रव पदार्थ है इसका आयतन जो रहेगा वो वैसे की वैसे रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? इसका क्या चेंज हो जाएगा? आकार। ठीक है भाई। तो अब चलो द्रव की भी बात हो गई। अब देखो हम बात करते हैं गैसीय पदार्थ, है ना, ये बेवफल हो गए गैसीय पदार्थ, है ना भाई। हाँ देखो, तो ये जो गैसीय पदार्थ है, माना कि अभी यहाँ पे अपन ने एक टंकी बनाई, ये टंकी बन गई, ये लो जी, ये टंकी बन गई क्या भाई? माना कि बन गई, मानने में अपना कुछ नहीं जा रहा ना, मान लेना चाहिए, है ना भाई, मान लेना चाहिए। ये टंकी है और माना कि इसमें एलपीजी भरा हुआ है, एलपीजी, है ना भाई। तो इसमें एलपीजी अगर गैस भरा है, कोई भी गैस मान सकते हो आप, जरूरी नहीं एलपीजी, सीएनजी, जो भी आपको मानना है मान सकते हो। तो ये गैस इसमें भरा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, जैसे कि ये कमरा है, मैंने इस सिलेंडर को इस कमरे में खोल दिया, इसमें पहले 15 केजी गैस थी। कितनी गैस थी? 15 केजी। वैसे 15.2 होती है, लेकिन अपन मान रहे हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है ना, मानने में कुछ नहीं जाता है। वैसे कभी कभार मानने में ये गड़बड़ भी हो जाता है, मानने में गड़बड़ हो जाता है। एक बार मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, क्योंकि मैंने लगभग 6 से 7 साल ऑफलाइन पढ़ाया है ना, तो वहाँ पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों को बोल दिया कि यार मान लो, मानने में क्या जा रहा है। तो मैंने एक लड़के से कहा कि एक बात बता यार, तेरे एक हाथ में 5 लड्डू है। बोला ऐसे कैसे मान लो, आप लड्डू दो। मैंने कहा यार मान ले, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है। बोलो ठीक है साहब, मान लेंगे, अपना क्या मान लेंगे, है ना भाई। तो उसने मान लिया। मैंने कहा चल अब दूसरे हाथ में भी तेरे 5 लड्डू। बोला अब तो बिल्कुल ही नहीं मानू। मैंने कहा क्यों नहीं, मान ले यार, मानने में तेरा बाप का क्या जा रहा है। बोला ठीक है साहब मान लेंगे। मैंने कहा कि इसमें 5 इसमें 5 दोनों मिलाएगा तो कितना होगा। वो बोला 7 होगा। कितना होगा? 7। मैंने कहा 7 कैसे होगा रे, पागल है क्या। बोला तू भी मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी मानने में गड़बड़ भी हो जाती है ना, लेकिन आपको ऐसा अपवाद नहीं बनना है, आपको सीखना है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 15 केजी इसमें गैस है। मैंने इसको इस रूम में, इस कमरे में मैंने इस सिलेंडर को खोल दिया। वैसा काम करना नहीं, ये केवल हम कल्पना कर रहे हैं, एक सोच रहे हैं। तो इसमें मैंने इसको खोला, यहाँ पे वायु बाहर जाने का कोई भी अगर जगह नहीं है, तो ये पूरी 15 केजी गैस इस कमरे में हो जाएगी। क्या इसके वेट में कोई कमी आएगी? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि रूम के अंदर है ये पूरी गैस। 15 केजी है, वो 15 केजी ही रहेगी, है ना भाई। तो ये 15 केजी ही रहेगी, लेकिन मतलब द्रव्यमान में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। जो भी द्रव्यमान है उसमें चेंजिंग नहीं होगा, किंतु इसका आकार बदल जाएगा। भाई इससे बाहर निकली तो उसका आकार फैल गया, तो आकार इसका बदल जाएगा। क्या बदल गया? इसका आकार। दूसरी बात, इसका आयतन भी बदलेगा, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल तो होता नहीं है, तो ये तो बाहर निकलते ही दूर दूर भाग जाएंगे। तो दूर दूर भाग जाएंगे तो इसका क्या बदल गया? आयतन। तो आयतन और आकार जो होता है, आयतन और आकार, ये दोनों इसमें क्या हो जाता है? बदल जाते हैं। ये दोनों बदल जाते हैं। बाकी ये वाला जो द्रव्यमान है, ये देखो, गैसीय पदार्थ, द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ,
तीनों पदार्थों में जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, नियत होता है, निश्चित होता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो चलो ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे अगर पूछा जाए तो कभी कभार पूछ लेता है कि वह मतलब जैसे कि इनमें से कौन है जो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, तो आपको आंसर में देना है द्रव्यमान। ठीक है। अब मैं बात जो करूंगा वो करूंगा इस परमाणु को लेकर। देखो भाई, देखो हमने देख लिया कि पदार्थ जो बनता है वो अणु से मिलकर बनता है। अणु जो है, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो 2-3 तरीके से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो कि जो अणु होता है, ये अणु मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ, या फिर अणु परमाणु का, पदार्थ का वह छोटा कण है जो कि परमाणु से मिलकर बनता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अणु पदार्थ का वह छोटा कण है। आप लिख सकते हैं इस चीज को कि अणु पदार्थ का वह छोटा कण है या वह छोटा रूप है जिसमें पदार्थ के भौतिक, क्या भाई, भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि इस अणु में पदार्थ के भौतिक गुण भी रहेंगे और रासायनिक गुण भी रहेंगे, किंतु ये जो परमाणु हैं इसमें पदार्थ के केवल मात्र रासायनिक, कौन से भाई, रासायनिक, केवल रासायनिक गुण पाए जाएंगे। किसमें, परमाणु में। इस परमाणु में पदार्थ के भौतिक गुण विद्यमान नहीं रहेंगे, केवल रासायनिक रहेंगे। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यही इनकी डेफिनेशन है और यही इनका समझने का एक आधार है ना। अब हम परमाणु को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। परमाणु, जैसे कि मैंने ये एक परमाणु बना दिया, इतना बड़ा परमाणु नहीं होता। परमाणु को हम अपनी रियर जो आंखें हैं, जो अपनी नंगी आंखें हैं, इनसे अपन परमाणु को ऐसे देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि उसकी आवश्यकता होगी, किंतु मैं इसको एक बड़े रूप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये परमाणु की मैंने नाभिकी बना दी, यानी कि इसका मैंने ये केंद्र बना दिया। ठीक है। अब देखो अच्छे से समझना है भाई साहब, ये जो परमाणु है ना, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इस परमाणु की खोज की थी, है ना। रदरफोर्ड ने कैसे की थी, कैसे नहीं की थी, सारी चीज़ हम देखते हैं। देखो वैसे परमाणु 3 चीज़ों से बनता है। इधर थोड़ा आ जाओ, परमाणु को उधर छोड़ देते हैं, इधर हम देख लेते हैं थोड़ा। परमाणु 3 चीज़ों से बनता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक होता है, एक होता है प्रोटॉन जो कि धनात्मक होता है ना, प्लस में होता है। ये लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना। प्लस वाले वैसे ही दिख जाते हैं, माइनस वाले को दिखाना पड़ता है। जैसे होता है ना कि महिलाएं शादीशुदा जो हैं उनके मांग भरा जाता है, दिखाया जाता है कि ये शादीशुदा है ना। मालूम चल जाता है कि शादीशुदा हो गई, पुरुष का मालूम नहीं चलता। वैसे ही ये समझो पी पुरुष ही है, तो इसके आगे प्लस वगैरह लगाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणात्मक होता है, और जो प्रोटॉन होता है ये धनात्मक होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये आवेश रहित रहता है, इसमें कोई प्लस या माइनस वैसा कोई इशू नहीं होता है। अब ये होते कहाँ पे, इन तीनों से निर्माण जो होता है वो होता है एक परमाणु का। तो देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये घूमने वाले बंदे हैं, और जो ज़्यादा घूमेंगे ना वो हमेशा माइनस में रहेंगे, ध्यान रखना। मतलब आज यहाँ आज वहाँ खर्चा तो होगा ना, तो ये माइनस में रहेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा देखो इमेज करके, आपको थोड़ा सा इमेजिंग करके याद रखना है इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये परमाणु के चारों ओर रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो रहते हैं नाभिकी में, केंद्र में रहते हैं। देखो जो केंद्र में, सपोज करो कि यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, ये भाई साहब मीटिंग चल रही है, बीच में ये मुखिया बैठा हुआ है, बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, ये बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। समझो, बस हर चीज़ को समझ के काम करना है। ये बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ एक
पानी रखा हुआ है, जैसे कि ये 3-4 बाल्टी पानी रखा हुआ है। अब यहाँ मुखिया को लग रही है प्यास, मुखिया को चाहिए पानी। अब मुझे ये बताओ कि मुखिया जी ने पानी के लिए कहा, मुखिया जी अगर यहाँ से सोचो, सपोज करो इसको नहीं लग रही है कुछ भी, इसको कोई काम है, मुझे ये बताओ ये आदमी यहाँ उठ के जाएगा तो इसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किंतु यहाँ वाला जो व्यक्ति है वो अगर उठ के जाता है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत गया, तुरंत उठाया, चल भाई हो गया काम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीच में होते हैं ना, उनको बाहर निकलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कहानी के आधार पे आपको ये याद रखने के लिए मैंने एक ये क्रिएट की है कहानी, या फिर आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये कभी भी परमाणु में से न तो ये परमाणु प्रोटॉनों को त्यागता है, न्यूट्रॉनों को भी नहीं त्यागता है, और न ही ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ग्रहण करता है। ये काम जो होता है जाने का और आने का, वो सब ये बाहर वाले करते हैं, बीच वाला अपनी जगह बैठा है। यानी कि किसी परमाणु में से अगर कोई जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, आएगा तो भी इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये चीज को समझना कि जो भी काम करेगा इलेक्ट्रॉनों का ही गमन होगा, इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ रे, इसमें ये माइनस वाले एम्प्लॉय है, एक कंपनी है, इसमें माइनस वाले एम्प्लॉय, ये इलेक्ट्रिकल जो है ना, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है ये सब माइनस वाले हैं। तो माइनस वाले अगर ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये अगर इस कंपनी में से निकल जाए, क्योंकि ये कर्जदार है, कर्जा है, माइनस में जा रहे हैं, तो इस कंपनी में से निकल जाएगा तो इस कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहोगे साहब प्रॉफिट होगा, क्यों, माइनस वाले तो चले गए। अरे अब तो कंपनी धनवान बन जाएगी, कंपनी धनावेशी बन जाएगी। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि यदि किसी पदार्थ से या फिर मैं कहूं किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन, यदि वो परमाणु त्याग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाहर हो रहा है, तो ये धनावेशी हो जाएगा। क्या वेशी हो जाएगा? धनावेशी हो जाएगा। और यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, अरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पहले से ही ऋणी है, और इस कंपनी में आ जाएंगे तो ये तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, यानी कि माइनस में चली जाएगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋणावेशी हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, आप इसको नोट कर लो कि यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन यदि त्यागा जा रहा है तो वह पदार्थ धनावेशी होगा, यदि वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो क्या होगा? ऋणावेशी। ठीक है, देखो इनके बारे में बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा भी समझ लो। अब देखो भाई, देखो ये जो परमाणु की जो नाभिकी है ना, ये वाली है ना, कभी कभी इसका आकार पूछ लेता है और कभी कभी इसकी रेडियस पूछ लेता है कि परमाणु की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है। तो अगर इसकी नाभिकी की बात करें, नाभिकी की, तो वो होती है 10 की पावर -15। आप कहोगे यार आप तो कह रहे थे पर ये 10 की पावर -15 क्या है? तो ये है मीटर में। ध्यान रखना, जब तक आगे अपन मात्रक नहीं लगाते, इसकी इकाई नहीं लगाते, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, क्योंकि ये 10 की पावर -15 क्या है हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये 10 की पावर -15 है, ये भी एक साइंटिफिक मान है। अगर इसको गणितीय मान में चेंज करोगे तो सोचो, अरे क्या होता है रे भाई, जब घात को यानी कि अंश को हर में लाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज होता है, यानी कि 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी? 15। 15 का मतलब 15 जीरो लगाएंगे, 15 जीरो। ओ भाई साहब, अब यदि इन जीरोओं को काटेंगे तो 15 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पॉइंट लगाना होगा। देखो कितना सा मान है इस परमाणु का, सोचो कितना सा मान होगा। 0.00, 15 बार तो जीरो आ गई, उसके बाद 1 आ रहा है ना, तो इसका एक छोटा सा मान होगा। तो ये आपको ऐसे कुछ नहीं हो करना है कितना होगा कितना नहीं होगा, आपको याद रखना है कि परमाणु की नाभिकी का जो आकार रहता है, नाभिकी का जो आकार रहेगा वो रहेगा 10 की पावर -15। मैं बात करूं अगर इसकी रेडियस की या इसकी त्रिज्या की, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी,
इसकी त्रिज्या होगी, उसकी होगी 10 की पावर -10। देखो ध्यान रखना, जिसके ऊपर माइनस की घात छोटी रहती है वह बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसको बदलेंगे तो 1/10 की पावर 10 करेंगे, तो 10 छोड़ के ही लगाना होगा या 15 छोड़ के, तो ये वाला मान छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो त्रिज्या बड़ी होती है। अभी आपसे अगर व्यास भी पूछा जा सकता है कि व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि आप इसको 1/10 की पावर 10 और इसको गुणा किससे कर सकते हो? 2 से। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप इसको अगर त्रिज्या बोल दे तो गुणा 2 से कर दो, क्योंकि त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है। तो नाभिकी का आकार हो गया 10 की पावर -15 और त्रिज्या का आकार हो गया 10 की पावर -10। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि आपने एक सारणी पढ़ी होगी जिसमें होता है परमाणु क्रमांक। उसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक, है ना भाई, परमाणु क्रमांक। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं। परमाणु जो क्रमांक होता है वो किसके आधार पे दिया जाता है? देखो, हमेशा जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ये जितने प्रोटॉनों की संख्या रहेगी वही उसका परमाणु क्रमांक होगा लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं कहूँ कि प्रोटॉनों की संख्या जो रहेगी, P की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या जो रहेगी वही क्या होता है? परमाणु क्रमांक। अब मैं बात करूं कि परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार आपसे पूछ लेता है कभी कभी। देखो, परमाणु क्रमांक जैसे कि ऑक्सीजन का 8 है, तो जो ऑक्सीजन का परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी पाई जाती है? 8। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक जैसे 8 होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं। परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु जो भार रहता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे कि आपको कह दिया जाए, अब यहां से अगर आपको मान लीजिए कह दिया जाए कि किसी पदार्थ का परमाणु भार 40 है, यदि उसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 है, तो बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हमको मालूम है कि परमाणु भार 40 है, और परमाणु भार तो क्या होता है? P + N होता है। P + क्या होता है? N। जबकि यहां पे प्रोटॉनों की संख्या दे रखा है कितनी है? 20। यानी कि अपन बोल देंगे कि 40 = 20 + N। सही। अब देखो 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 40 - 20 = N। तो कितना आ जाएगा? N की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 20। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी, अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दे दे तो परमाणु भार पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हैं। तो परमाणु भार किसे कहा जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक कहा जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। चलो, अब इस सबको मैं मिटा दे रहा हूं और मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, बाकी अपना वीडियो भी थोड़ा लंबा होता हुआ जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं ना। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक ऋणावेशी होता है, और इनका सभी का इसका एक आवेश भी होता है, निश्चित आवेश होता है, हम बताएंगे आपको सब। ऋणावेशी, पहली बात ये ऋणावेशी है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में, पहले हम देख लेते हैं। इसकी खोज सन 1897 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम जे थॉमस था। क्या नाम था? जे थॉमसन। यानी कि इसकी खोज जो किया था वो वैज्ञानिक, देखो यहाँ पे वर्ष आ गया, ये डायग्राम में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे वर्ष आ गया, यहाँ पे इसका जो वैज्ञानिक है, यानी कि इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी वो लिख दूंगा मैं। और यहाँ पे इसका जो क्या बोलते हैं उसको, आवेश, जो आवेश रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक सारणी बन जाएगी ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी किसने भाई? जे थॉमस। जे थॉमस, जे थॉमसन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो आवेश होता है, देखो ध्यान रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, केवल फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी होता है, इसलिए हमेशा उससे पहले माइनस लगा देना है। तो इसका आवेश होता है 1.9 × 10⁻⁹। देखो ये सॉरी -19,
1.9 इंटू 10 की पावर -19, ये इसका क्या होता है, आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आगे में आपको कूलाम दर्शा देना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रोटॉन की। तो देखो भाई, प्रोटॉन की जो खोज हुई थी वो इस इलेक्ट्रॉन से 1 वर्ष पूर्व की गई थी, यानी कि सन 1896 में, सन 1906 में इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज हुई थी। ठीक है, और इसकी खोज किया था रदरफोर्ड। कौन किया था, जो प्रोटॉन की जो परमाणु की खोज किया था वो भी रदरफोर्ड किया था, और यहां पे प्रोटॉन की जो खोज किया था वो भी किसने किया था, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या की थी, इसकी खोज। इसका जो आवेश रहेगा उसमें माइनस नहीं लगाना, बस 1.9 इंटू 10⁻19 -19। यहां माइनस लगेगा, कहीं तुम यहां भी नहीं लगाओगे, यहां नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम है तो मात्रक लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम बार बार पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है ये बार बार अपने काम में आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में की गई थी, और वो की गई थी 1932 के अंदर, यानी कि 1932 में। 1932 में जो इसकी खोज किया था वो किया था चैडविक। चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज कर दी। और ये है ना भाई साहब, आवेश रहित रहता है, इसका कोई आवेश नहीं रहता। ये न तो धनावेशी होता है और न ही ये ऋणावेशी होता है, ये स्वतंत्र होता है, मजे में रहता है। यानी कि ये, इसके ऊपर न ऋण है न धनी है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो ये वैसा है। तो ये हमने आपको बता दिया कि इनकी कब कब खोज हुई थी, किस किस ने किया था और कितना इसका आवेश होता है। अब मैं कह रहा था कि आपको देखो याद करने की टेंशन है ही नहीं। जब तक आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, किसी चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझना है। ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, टेंशन क्या है, कोई टेंशन नहीं है। अब बस केवल आपको काम इतना सा करना है कि आपको ना इस वीडियो को हो सके जितना प्लीज़ शेयर कर देना, और एक लाइक में आपका कुछ नहीं जा रहा, लाइक कर देना ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ताकि मैं अगला वीडियो अगर प्रोवाइड आपको करवाता हूँ तो बहुत ही अच्छे से धमाकेदार वीडियो ला सकूं। तो इसलिए आप मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ा देना। और वो कैसे बढ़ेगा आप समझ सकते हो, कमेंट्स में आप अच्छी अच्छी बातें लिख दो, है ना। एक आध बातें बुरी भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है, बुरी नहीं मतलब, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे इसकी ट्रिक की। तो ट्रिक होती है इसकी ईंट, और ईंच नहीं, ईंट 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 पर नाच। ले भाई, कोई तो डीजे पे नचाते हैं, मैंने किस पे नचा दिया, ईंट पे, है ना, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। और टे से देखो थॉमसन आ गया ना, टे से होगा थॉमसन। ये हो गई आपके इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की अगर बात करें तो P से प्रोटॉन बन जाएगा। देखो ये भी आपको याद रह रहा है कि प्रोटॉन, ऐसे डायरेक्ट नहीं, वैसे झुंड वाली ट्रिक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की खोज रे से क्या होगा, रदरफोर्ड, फोर्ड। ठीक है, ये रहेगा रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड रहेगा। अब ये नाच से क्या हो गया, एन, है ना भाई, न्यूट्रॉन हो गया। ऐसे ना से न्यूट्रॉन हो गया, और चे से क्या हो बन गया अपना, चैडविक। यानी कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, चैडविक ने। ठीक है, तो ये आपकी एक क्या हो गई ट्रिक, जिसके जरिए आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ना आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नीचे में कमेंट्स कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम जो बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।